ह्यूमिलिएशन और ग्रेटनेस में कोई कनेक्शन तो है। आज जिन दो पर्सनालिटीज के बारे में बात करने वाले हैं, आचार्य चाणक्य और महात्मा गांधी, उनके दोनों की लाइफ में जो टर्न आया वो ह्यूमिलिएशन से जुड़ा हुआ है। आप में से काफी लोग इससे मुखातिब होंगे, जानकारी होगी। कुछ समय पहले कुछ पंक्तियां, कुछ लाइंस मैंने लिखी थी, शॉर्ट पोएट्री थी। टाइटल था मैं तेरी असली मूरत हूं। यानी कि जब हम अपनी आइडेंटिटी को जान जाते हैं, अपनी ट्रू पावर को रियलाइज कर लेते हैं, जब एक रिफ्लेक्शन होता है लाइफ में, तो उसमें कुछ लाइन है कि जब मिली तुझे है जिल्लतें, जब खाई तूने ठोकरे, बस वही तू मुझे मिला करे। यानी कि वैसे अगर सब कुछ अच्छा चलता रहता दोनों की लाइफ में तो शायद ग्रेटनेस ना मिलती। तो इसी वजह से रिफ्लेक्शन जो हुआ, रिफ्लेक्शन दैट वाज नॉट जस्ट पर्सनल। यही डिफरेंस है। ह्यूमिलिएशन बहुत लोगों को मिली, लेकिन किसी ने उसमें कुछ महान पर्पस देख लिया, उसको कुछ ब्रॉड पिक्चर दिख गई, और कुछ लोगों ने उसको ईगो पे ले लिया। ईगो वो भी नैरो। डिफरेंस है। जब खाई तूने ठोकरे, जब मिली तुझे है जिल्लतें, बस वहीं तू मुझे मिला करे। मैं तेरी असली मूरत हूं, मैं तेरी असली मूरत हूं। वहां पर रिफ्लेक्शन होती है, तब आदमी शांत बैठता है। अच्छा, अभी तक तो यार हवा में ही उड़ रहा था मैं, अब पता लगा है हकीकत। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। रीजन है रिपीट करने का, क्योंकि ये वीडियो इंटेंस होने वाली है। जब मिली तुझे है जिल्लतें, जब खाई तूने ठोकरें, बस वहीं तू मुझे मिला करे। मैं तेरी असली मूरत हूं। रहा बहुत गुमान तुझे, आसमान भी कम तुझे, मैं गिरने पर दिखी असलियत हूं, मैं तेरी असली मूरत हूं। हर संभावना की मैं पूरक हूं, मैं तेरी असली मूरत हूं। तो हर संभावना की पूरक भी है आपकी हमारी मूरत। कहने के लिए आचार्य चाणक्य रियलिस्ट थॉट से हैं, जो कि गांधी जी की आइडियलिस्ट थॉट के बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। लेकिन फिर भी आप आज इन दोनों में कॉमननेस देखेंगे। डाइवर्जेंसेस, कन्वर्जेंसेस दोनों मिलने वाले हैं। वीडियो यहां पर, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं आप यहां पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर। नाउ कमिंग टू दी पर्सनालिटीज। चाणक्य और गांधी जी एनर्जेटिक पर्सनालिटीज, जिन्होंने इतिहास में केवल मार्क नहीं बनाया, इतिहास बनाया है। और दोनों से एक चीज सीखने को मिलती है, पेशेंस। दोनों ने सही समय का इंतजार किया, हड़बड़ी नहीं करी। दोनों मास स्ट्रेटेजिस्ट थे, तरीके अलग थे, लेकिन स्ट्रेटेजी में दे वर एक्चुअली प्रो। दोनों का समय अलग है, दोनों की जगह अलग है, लेकिन कॉमनलिटीज काफी ज्यादा है। शुरुआत में कोई अगर आज के युवा देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अगर लाइफ में लगे कि यार अपनी वैल्यू नहीं हो रही, और सोचेंगे शायद हम वैल्यूएबल हैं नहीं, जरा देखिए महात्मा गांधी जी को। वो ब्रिटेन से पढ़कर आए, और जब यहां पर लॉ प्रैक्टिस करने लगे तो लॉ चल नहीं रही थी, प्रैक्टिस चल नहीं रही थी। तो अगर सोचते कि यार खराब, तो नहीं आगे बढ़ पाते। चाणक्य वॉज बॉर्न इन प्रेजेंट साउथ इंडिया, एग्जैक्ट रीजन गोला रीजन कहा जाता है कुछ जैन टेक्स्ट्स में। करीब 2000 साल पहले की बात है। लेकिन वेयर ही वॉज टीचिंग, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जहां पर आज पेशावर है। तो जिस जगह पर बॉर्न हुए, जिस जगह पर पले बड़े, जरूरी नहीं है कि वहीं पर आपको सक्सेस मिल जाए, लेकिन भूख जरूरी है, मंजिल मिल जाती है, राइट। और दोनों ने फाइट करी उस समय के एक बहुत बड़े एम्पायर के खिलाफ। गांधी जी वॉज फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, एंड चाणक्य नंदा डायनेस्टी, राइट, जो अपने आप में उस टाइम पर एक बड़े एरिया पर काबिज थी। अब मैंने कहा ह्यूमिलिएशन और महानता में कनेक्शन तो है। चाणक्य को ह्यूमिलिएशन देखनी पड़ी नंदास से, और गांधी जी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द स्ट्रीम। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य इनके जीवन का। और गांधी ने उससे कनेक्ट किया कि इट वॉज नॉट जस्ट मी थ्रोन आउट, और यहां पर चाणक्य ने देखा इट वॉज नॉट जस्ट मी बीइंग अब्यूज्ड, इट वॉज द एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम ही वॉज अबाउट टू सी। और ऐसे उन्होंने देखा तो एक्सप्लॉयटेशन है, इनइक्वालिटी है, डिस्पाइट हैविंग फर्स्ट क्लास टिकट आई वाज थ्रोन आउट। तो अब इन्होंने एक बड़ा मिशन विजुअलाइज कर लिया। चाणक्य को क्लियर था
कि इतना करप्शन है, इतनी टायरेनी है, शोषण है इस राजा के राज में, तो अंदर से ऐसा राज्य कमजोर है। और कमजोर जो शासक होता है ना, जो रूलर है, बाहर से जब आक्रमण होगा तो इन सभी लोगों की डेस्टिनी ये कमजोर राजा तय करेगा। चाणक्य कहते हैं कि राजा को विजिगुषु होना जरूरी है, पैशन होना जरूरी है टू एक्सपेंड पावर। अगर भूख नहीं है ना पावर की, बेकार है, ऐसे रूलर को लाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो अच्छी अच्छी बातें कर लेगा, बट एक्सपेंशन ऑफ पावर इज नेसेसरी। अगर आप एक्सपेंड नहीं करें तो कोई दूसरा आप पर एक्सपेंड कर जाएगा। चाणक्य's विजन, दैट्स व्हाई ही टॉक्स अबाउट विजिगीषु, चक्रवर्ती सम्राट। यहां पर जब गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी भी ग्रूम कर रहे थे नेहरू जी को। हालांकि कितनी ग्रूमिंग हो पाई वो बात अलग है, जाएंगे उस पर भी, बट द पॉइंट इज कि गांधी जी वॉज वेरी क्लियर कि इम्पोवरिशमेंट जो भारत में हो रहा है इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहां पर जो शासक बन बैठे हैं ब्रिटिशर्स, ये शोषण करता है। तो दोनों का एक गोल तो कॉमन था, वहां से नंदाज को हटाना है, यहां से ब्रिटिशर्स को भगाना है। दोनों का कॉमन था, मिसरूल, मेल एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन, ये हो रहा है। दोनों ने धर्म शब्द की बात की। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। चाणक्य कहते हैं कि राजधर्म का तो पालन करना पड़ेगा राजा को, यानी कि राजा भी उस राजधर्म से ऊपर नहीं है। और गांधी जी कहते हैं कि जो धर्म है, जो ड्यूटी है, उसके गर्भ में आपके राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं। तो दोनों ड्यूटीज पर फोकस कर रही हैं। दोनों अपने फॉलोअर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए, जैसे चाणक्य वाज अ, यू कैन से प्रेजेंट टाइम में प्रोफेसर इन तक्षशिला यूनिवर्सिटी, और अपने स्टूडेंट्स में वो आग भरने के लिए कि यू आर बॉर्न फॉर अ लार्जर मिशन, छोटी बातें छोड़ो, हमें साम्राज्य बनाना है और एक अकेले से नहीं बनेगा, लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो बताया कि देखो, धर्म और अधर्म में धर्म की जीत होती है। कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स इसको कहते हैं रूल ऑफ डायलेक्टिक्स। चाणक्य जब कह गए इस बात को, उसके बाद हम हीगल देखते हैं। हीगल एक और विचारक हैं, वो कहते हैं नेगेशन ऑफ नेगेशन। नेगेशन ऑफ नेगेशन का मतलब होता है कि मतलब वो रूल देते हैं। पहला वो कहते हैं यूनिटी ऑफ अपोजिट। इसका मतलब है कि हर समय अगर सत्य है तो उसके साथ असत्य भी खड़ा है, अगर धर्म है तो अधर्म भी खड़ा है, सच है झूठ है, मतलब हर चीज का अपोजिट हमेशा मौजूद होता है। जैसे कि आप एंटोनियम जानते हैं वैसा। तो अगर ईश्वर की बात होती है तो शैतान की बात होती है। तो यानी कि हमेशा यूनिटी ऑफ अपोजिट है, अपोजिट हमेशा साथ खड़े होते हैं। फिर हीगल कहते हैं नेगेशन ऑफ नेगेशन, यानी कि जो भी नेगेटिव है अल्टीमेटली उसकी डिफीट होगी। आपको लगता है ये तो जो धर्म का आइडिया है, जो इंडियन पेनिनसुला में बड़ा हुआ, एंशिएंट टाइम की बात कर रहा हूं, तो वो भी तो यही है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो धर्म की जय हो मतलब क्या है? इसका धर्म का मतलब वेस्ट के मायनों में जो रिलीजन शब्द है वो नहीं है। इंडियन पेनिनसुला में धर्म का मतलब है ड्यूटी, कर्तव्य। अगर आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जो भी आपका कर्तव्य, अगर आप आज स्टूडेंट हैं, अगर आप अपना कर्तव्य बेस्ट तरीके से कर रहे हैं, यू आर फॉलोइंग योर धर्म। धर्म की जीत होनी ही है। मतलब दिस इज लाइक प्रिंसिपल बाय विच दिस नेचर इज मेड। और अगर आप इसको थोड़ा गहराई से सोचें तो कैन सोसाइटी एग्जिस्ट विदाउट वी अंडरस्टैंडिंग आवर धर्म? नहीं एग्जिस्ट कर सकती। हम सबको अपना धर्म पालन करना पड़ता है। तो यानी कि यहां पर चाणक्य कह रहे हैं धर्म का पालन करना पड़ेगा, राइट? और धर्म की ही जीत होनी है। और यहां पर गांधी जी भी कह रहे हैं धर्म यानी कि सत्य, सत्य का पालन, धर्म। और यहां पर अब यहां पर डाइवर्जेंस आपको शो करता हूं। चाणक्य कह रहे हैं कि भाई देखो, राजधर्म का पालन करना है तो यह भी बात जान लो कि आम आदमी की जो नैतिकता है वो राजा की नैतिकता नहीं होगी। यानी कि जब जरूरत पड़े तो साम दाम दंड भेद सब नीतियों को अपनाना पड़ेगा। यानी कि यहां पर चाणक्य कहते हैं धर्म की बात करते हैं राजधर्म, लेकिन धर्म के बारे में उसका जो इस्तेमाल है उसमें चाणक्य अलग है। चाणक्य कह रहे हैं राजा अगर दुश्मन को खत्म करना हो तो पूर्णतः करिए, छोड़िए मत।
जो अर्थशास्त्र, जो वर्क है चाणक्य का एंशिएंट टाइम में, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड वर्क ऑन रियलिस्ट थॉट। एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी चुनौतियों पर, इवन करप्शन पर इतने डिटेल्ड में लिखा है चाणक्य ने। इतना डिटेल में स्कॉलरली पर्सपेक्टिव हम गांधी जी का नहीं देखते इन विषयों पर। गांधी जी के विषय और उनके विचार अलग हैं जो हम जानेंगे। तो यहां पर डाइवर्जेंस है, यहां पर धर्म है, लेकिन डुअल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है एक तरीके से, राइट। यहां पर गांधी जी अब जो बता रहे हैं जरा उसको, आइडिया को समझिए। गांधी जी वॉज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि कई शब्दों के मायने वो खुद बना रहे थे जिससे कि वो आपको कुछ बातें समझा सकें। कैसे, जरा समझिएगा क्यों वो सत्य की बात करें। गांधी जी कह रहे हैं सत्य की जीत होती है, और लोगों ये बताओ कि जब जीतने वाले हम ही हैं तो जीतने वालों के साथ रहोगे तो तुम्हारी तो जीत सुनिश्चित है। यू आर ऑन अ डिवाइन मिशन। भारत से अंग्रेजों को भगाना और भारतीय समाज को मजबूत करना ये कोई एक पॉलिटिकल मिशन नहीं है। गांधी जी कंस्ट्रक्टिविस्ट है, नया मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं। गांधी जी कह रहे हैं डिवाइन मिशन है, ईश्वर का संकेत है कि ब्रिटिशर क्योंकि ईवल डूअर हैं, ईवल शासन है, तो इसको हटाना होगा। अब यहां पर एक बड़ा सही ट्विस्ट गांधी जी ला रहे हैं, और इससे आपको लगेगा यार गांधी जी मतलब कमाल। अब समझिए क्या बात है। गांधी जी कह रहे हैं कि जब सत्य की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं सत्याग्रही ऐसे ही नहीं बना जाएगा कि ठीक है चलो ब्रिटिशर्स को भगाते हैं, नहीं। गांधी जी कह रहे हैं सत्याग्रही बनने के लिए कुछ यम नियम का पालन करना पड़ेगा। क्या नियम? गांधी जी कह रहे हैं पहले समझो कि सत्य है क्या। आप कहोगे क्या है सत्य, गांधी जी बता दीजिए जरा हमें। When British media was observing this Dandi march, and there were many such marches, satyagraha were going on in different places at different places in India. So some British जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने लिखा कि we were amazed कि ऐसा भी हो सकता है क्या। क्यों? क्योंकि सत्याग्रही खड़ा है, झंडा लेकर आगे जाना है, ब्रिटिश फोर्सेस, पुलिस रोक रही है, डंडा मारा उसको, वो गिर गया, दोबारा खड़ा हुआ, दोबारा डंडा सिर पर मारा, गिर गया, फिर खड़ा हुआ, फिर तीसरी बार मारा, फिर खड़ा हो गया, और फिर जिसने मारा है उससे पूछ रहा है कि आपको पानी की प्यास तो नहीं लगी, हमारे पास पानी, हम पानी दे देते हैं। फिर मारा डंडा, इस बार खून निकलने लगा, फिर पूछ रहा है कि आपको पानी की जरूरत हो क्योंकि धूप हो रही है। एंड दैट जर्नलिस्ट वाज लाइक ये हो क्या रहा है, गांधी जी ने करा क्या इनके साथ, ऐसा कैसे हो सकता है। हर कोई अपनी आपको डिफेंड तो करता ही है। तो गांधी जी वाज सेइंग सत्याग्रही ऐसे ही थोड़ा ना बना जाता, सत्याग्रही बनाए कैसे। गांधी जी कह रहे हैं सबसे पहले सत्य को एक्सेप्ट करना डीपली। सत्य क्या है कि ब्रिटिशर तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ब्रिटिश शासन का कार्य दुश्मन है, उनके एक्शंस दुश्मन है। दोनों में डिफरेंस समझो। कई लोगों ने कहा गांधी जी क्या बात कर रहे हो आप, हम तो शुरू से सीखते आ रहे हैं ब्रिटिश दुश्मन है, इनको बाहर भगाना है। गांधी कह रहे बाहर तो भगाना है लेकिन इन पर दोषारोपण नहीं करना। अगर ये यहां पर आए तो इसका कारण यह है कि हम भी कमजोर थे। एक्सेप्ट दिस एज सत्य एंड गैल्वनाइज इनसाइड कि भाई यही सत्य है। और गांधी जी यहां पर एक बहुत ही गूढ़ बात कर रहे हैं, अगर वो आपको हिट हो जाए तो बताइएगा। गांधी जी कह रहे हैं कि जब तक आप सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, लोगों को दोषी मानोगे अपने प्रेजेंट हालात का, तब तक आप अपनी रियल पावर देख ही नहीं सकते। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ब्रिटिशर्स को अपना कारण मानोगे कि इस वजह से हम कमजोर हैं जी, ब्रिटिशर्स ऐसे हैं, उनकी नीति है, इस वजह से हम कमजोर हैं जी, तो कभी भी तुम अपने आत्मबल को इतना मजबूत नहीं कर सकते कि इतने बड़े साम्राज्य को उखाड़ फेंको। तो पहले ओन योर सिचुएशन कंप्लीटली, पूरी जिम्मेदारी ले ली है लाइफ की, और उसके बाद जो भी तुम करोगे देन दैट विल क्रिएट मैजिक। ऐसी थोड़ी ना गांधी जी के आश्रम में भीड़ लगी पड़ी है और हम मार्टिन लूथर किंग पढ़ रहे हैं, गांधी जी को नेल्सन मंडेला पढ़ रहे हैं, वेलेसा पढ़ रहे हैं, पोलैंड, ऐसी थोड़ी ना। ये रीजन था। चाणक्य और गांधी दोनों साम्राज्य को तोड़ने वाली एक शख्सियत बने कि एक इविल साम्राज्य को तोड़ दिया, राइट। चाणक्य और गांधी जी दोनों को पता था कि खुद पावर में आना जरूरी नहीं। दे वर एट दिस स्टेज कि अब पद
छोटी चीज है, इंपॉर्टेंट है लेकिन छोटी है हमारे सामने। हमारे लिए बड़ा इंफ्लुएंस जरूरी है। वी नीड टू क्रिएट अ बिगर इंपैक्ट, और बिगर इंपैक्ट के लिए आपको पद के मोह को छोड़ना पड़ता है। तो चाणक्य जी ने ग्रूम किया चंद्रगुप्त मौर्य को, गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को। कई लोग, आपको सोचना चाहिए कि भाई गांधी जी के पास इतना क्लाउड था, गांधी जी खुद देश के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन गए? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया, और एक समय पर चंद्रगुप्त मौर्य खुद मतलब चाणक्य खुद प्राइम मिनिस्टर भी बने, बट सम्राट नहीं बने। कारण, क्योंकि दोनों को एक बात पता थी कि देखो, पद के लिए एक विशेष तरह का व्यक्ति चाहिए। इफ यू कैन इन्फ्लुएंस मासेस, क्रिएट अ मूवमेंट, देन यू शुड फोकस ऑन दैट। पद की अपनी कई ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं गवर्नेंस की, जो शायद तुम वो हैंडल करोगे तो यू आर एक्चुअली रिड्यूसिंग योर इंपैक्ट। मैंने कहा कि पेशेंस जो है वो तय करेगा कि एक्चुअली इतिहास किसके साइड रहेगा। दोनों में ये बात कॉमन थी। चाणक्य ने वेट किया कितने सालों कि मगध में रेबेलियन का सही समय क्या होगा। अब दोनों में एक और चीज कॉमन बताने वाला हूं। यहां पर गांधी जी भी क्या कर रहे थे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खड़ा करा, कहा कि भारतीयों आप साथ आ जाओ, आजाद हो जाएंगे। फिर कहा चोरी चोरा हो गया जी, बंद करो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर हमने देखा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो मतलब स्ट्रगल, ट्रूस, फिर शांति, और फिर स्ट्रगल, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो कितने पेशेंटली बीच के सालों में वर्क किया। गांधी जी वॉज स्ट्रेटेजाइजिंग, सिमिलरली चाणक्य वॉज स्ट्रेटेजाइजिंग। अब सही समय का इंतजार चाणक्य का कब पूरा हुआ? जब बाहर से इस इविल शासक पर प्रेशर बन गया। मैं बात कर रहा हूं ग्रीक इन्वेजन। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी आ रही थी, या तो वो रास्ते के शासकों को कोऑप्ट कर रही थी, मेरे साथ शामिल हो जाओ, या फिर वॉर में हरा रही थी। तो अब यह सही समय था। अगर जो कमजोर राजा है तो जाहिर सी बात है अब उसकी नींव हिलेगी। तो ऐसे में एक बहुत चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही गांधी जी ने जापानीज इन्वेजन, एक्सेस पावर का अटैक, ब्रिटिशर्स फाइटिंग विद देम, ब्रिटिशर्स आर इन क्राइसिस, वर्ल्ड वॉर 2, सही समय। अब और ज्यादा एस्केलेट कर दो प्रेशर को। कारण 1939 से 1945 वर्ल्ड वॉर 2, गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, और क्या कहा? डू और डाई। गांधी ने कहा लास्ट मास मूवमेंट है मेरी। कॉमन है कि नहीं? और एक और चीज कॉमन है दोनों में। जब इतना प्रेशर इस इविल शासक पर बिल्ड हो गया जिसको हटाना है, तो कभी भी इन्होंने बाहर वाले ताकत के साथ हाथ मिलाने की बात नहीं करी। कई लोगों ने कहा यार चाणक्य ऐसा भी तो कर सकते थे, ग्रीक के साथ हाथ मिलाते और मगध को एक मतलब बेसिकली पूरे राज्य को क्लीन स्वीप कर लेते अपने फेवर में। राजा ही को तो हटाना था। ग्रीक फोर्सेस के बैकिंग पर यहां पर पूरा जो वो चाहते थे एक अखंड भारतवर्ष, वो बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया। ऐसे ही क्या जापानीज और एक्सेस पावर के साथ हाथ मिलाकर वो बना लेते, यहां पर बन जाता? नहीं। दोनों को पता था इट वुड हैव बीन अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि किसी भी देश में स्थिरता के लिए जरूरी है कि ऐसे ऐतिहासिक मोमेंट्स पर लोग साथ आए, ना कि बाहर वाले साथ आए। और इसी वजह से जो इतने सालों का वेट था, दोनों ने चैनलाइज किया कि घर के लोगों को साथ होना होगा, खड़ा होना होगा। लोग कहते हैं कि गांधी जी वॉज नॉन वायलेंट। अलग से एक आइडियोलॉजी बताते हैं, गांधीज्म। हालांकि गांधी ने कभी नहीं कहा कि मेरी कोई आइडियोलॉजी है, क्योंकि 1920 में जो गांधी थे, 1942 में वो गांधी थे ही नहीं। वहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी वाज सेइंग नॉन वायलेंस, एंड नॉन वायलेंस का मतलब भी क्या है? पॉजिटिव नॉन वायलेंस। यानी कि माय नॉन वायलेंस इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप वायलेंस ना करो, माय नॉन वायलेंस इज अबाउट लव टुवर्ड्स ह्यूमंस, टुवर्ड्स एनवायरमेंट, टुवर्ड्स एवरीवन। ये है नॉन वायलेंस। गांधी जी का ऐसा कहना था। आपको नहीं लगता कि गांधी जी वॉज अ स्ट्रेटेजिस्ट? गांधी जी को पता था कि अगर ब्रिटिशर्स को हराना है, मासेस को साथ लाना है, और मासेस को वायलेंस के नाम पर साथ लाने में दिक्कत है। कारण अल्टीमेटली हर किसी के लिए पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है? जान बच जाए भाई अपनी, मेटेरियल वेलबींग अपनी ठीक रहे,
और अभी नेशनल कॉन्शियसनेस उतनी नहीं आई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉइंट गांधी जी एंटर्ड इनटू इंडियन पॉलिटिकल सीन। और दूसरा प्रैक्टिकल रीजन, अरे वायलेंस का इस्तेमाल करोगे ब्रिटिश फोर्सेस के पास के खिलाफ, उनको मौका मिल जाएगा, वो आपके अगेंस्ट ज्यादा वायलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे जो लोग आपके साथ खड़े शायद वो ना आए, दोबारा ना आए। स्ट्रेटेजी। तो नॉन वायलेंस बिकेम अ वैल्यू, अ टूल। और उसके बाद 1948 डू और डाई, वहां पर नहीं कहा कि नॉन वायलेंस ही यूज करनी है, कहा कि कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आपको जो मर्जी है वैसे आप करो। क्विट इंडिया मूवमेंट ये लास्ट मूवमेंट है, सेल्फ डिफेंस में एक्शन भी ले सकते हो। तो इससे क्या पता लगता है, गांधी जी वॉज अ मास स्ट्रेटेजिस्ट, राइट। चाणक्य अगेन मास स्ट्रेटेजिस्ट। They went to great lengths to co-opt even hostile to them। मतलब कहने का मतलब ये हुआ जैसे गांधी जी ने मौका दिया कि चलो ऐसा करते हैं, जिन्ना आपको बना देते हैं प्रधानमंत्री देश का। इवन नेहरू जी को कन्विंस करने की कोशिश करी गांधी जी ने कि भाई जो मेरे हिसाब से जो बेस्ट लीडर है उसको ठीक है सेकंड रखते हैं, लेकिन अभी किसी और को, दूसरे को चांस दे देते हैं, क्योंकि जिससे कि एक पीस स्टेबिलिटी बने। क्योंकि पहली चीज है कि जब ट्रांजिशन हो रहा हो तो ट्रांजिशन में दोनों को पता था स्टेबिलिटी इज प्राइमरी। चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य ने भी इसी तरीके से मगध में जो अमात्य राक्षसा जो कि मिनिस्टर थे नंदास के, कहा कि अब ट्रांजिशन हो रहा है, नंदास का रूल जा रहा है, तो हमें कोई ऐसा चाहिए जिसकी ऑलरेडी पकड़ हो प्रशासन पर, जो उस समय जो डिस्प्यूट्स हो उसको रिजॉल्व कर सके। तो दोनों की स्ट्रेटजी में कॉमननेस दिखती है। हमें क्लियर हो रहा है कि देखो दोनों पॉलिटिकल थिंकर्स थे एट हार्ट, पॉलिटिकल थिंकर्स। महात्मा ठीक है, एक वर्ड है, वैल्यूज जो गांधी जी ने फैलाई, जो सोशल मूवमेंट वो कर रहे थे, सोशल इविल्स के खिलाफ बात कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि गांधी जी गॉट द आइडिया कि मेजॉरिटी को साथ रखना है, तो हर एक आइडिया में हम गांधी जी की छाप देखते हैं। एक तरफ गांधी जी कह रहे हैं कि देखो कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं, हम ट्रस्टीशिप मॉडल लाएंगे, यानी कि अंदर से कॉन्शियसनेस हो जो कैपिटलिस्ट क्लास है कि यार हमें ना जो हमारे पास टोटल पैसा आता है वो केवल हमारा नहीं है, उसमें एक बड़ा भाग समाज का भी है। लेकिन गांधी जी की खासियत यह है, कोई भी चीज उन्होंने केवल नॉर्मेटिविज्म में नहीं बताई, केवल एक नॉर्म में नहीं बताई कि अच्छा ये अच्छी बात है इसको कर लो, नहीं, हर चीज की गहनता से लॉजिक समझाया। अगर ट्रस्टीशिप मॉडल भी बताया तो कहा कि देखो ऐसा है कि अगर मान लीजिए पेन प्रोड्यूस होता है तो अब लेबर को कितना पैसा मिलेगा ये सरकार डिटरमाइन नहीं कर रही। इस वजह से कैपिटलिस्ट मन मर्जी से जितने कम से कम में काम हो जाए उतना दे पा रहा है। सरकार ने टैक्सेस भी एक लिमिट तक लगा रखे हैं, तो इस वजह से जो टोटल सरप्लस है, जो प्रॉफिट है, वो तुम्हारे पास एक्यूमुलेट हो पा रहा है। तो एक्चुअल में ये जो पैसा तुम्हारे पास इकट्ठा हुआ तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा है, लेकिन एक्चुअली इट्स अ सोशल प्रोडक्शन। कितने सारे लोगों ने अपना समय दिया है इसमें, और उनके समय की रियल वैल्यू आप नहीं निकाल सकते इस बात से कि कम से कम में काम करा दिया। वो कम से कम में आप इसलिए काम करा पा रहे हो क्योंकि सिस्टम तुम्हें फेवर कर रहा है, इस बात को समझो। और अगर नहीं समझा तो जो असमानता होगी, इनइक्वालिटी होगी, उससे क्या होगा, अनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी होगी तो क्राइसिस होंगे, क्राइसिस होगी तो कोई सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती, राइट। और दोनों ने कल्चरल ईडियम्स का इस्तेमाल किया, मतलब वो जानते थे संस्कृति की पावर क्या है, धर्म का जो प्रयोग है वो भी जरूरी माना गवर्न करने के लिए। गांधी जी ने राम राज्य की बात की, यहां पर अखंड भारत की बात हुई, लेकिन यहां पर एक डिफरेंस भी है। राम राज्य की बात की, जस्टिस होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, और जो राजा होगा वो हर एक सिटीजन को एक पिता की तरह देखेगा कि यार मतलब ये मेरे बच्चे हैं। चाणक्य अखंड भारत की बात कर रहे हैं, पूरी जो हमारा मतलब हम बात कर रहे हैं जहां पर आज अफगानिस्तान है उससे लेकर पूरा भारतवर्ष एक होगा, कल्चरल हार्मनी होगी। अब दोनों का रीजन समझिए। गांधी को पता था कि अगर राम राज्य होगा तो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी तो देश स्ट्रांग होगा, सोशल हार्मनी होगी तो ऐसे में स्टेबिलिटी आएगी। चाणक्य का आइडिया अलग था। चाणक्य को पता था कि अगर तुम एक होगे ना तो दूसरा तुम पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। फॉर सिक्योरिटी स्ट्रेंथ
इज नेसेसरी। यहां पर गांधी जी हमें सॉफ्ट पावर की तरफ इंक्लाइंड दिखते हैं, कल्चरल पावर पर स्ट्रेस करते हुए दिखते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि देखो ऐसी बात है, मिलिट्री एंड इकोनॉमी यही हैं दो की पिलर्स स्ट्रेंथ के। तो पैसा और हथियार दोनों जरूरी है, यानी कि हार्ड पावर यहां पर हमें दिखता है। तो यहां पर हमें एक आइडियलिज्म दिखता है, आदर्शवाद दिखता है कि ऐसा होना चाहिए, हथियार और जो पैसा है केवल यही नहीं, लेकिन यहां पर दिखता है हकीकत ऐसा ही है भाई। जब हथियार और पैसा होगा तभी सुरक्षा दे पाएगा राजा, तभी मेटीरियल वेलबींग अपनी जनता की कर पाएगा राजा। तो यहां पर हमें डिफरेंस दिखता है दोनों के आइडियाज में, राइट। कुछ लोग कहते हैं गांधी के आइडिया ज्यादा ब्रॉडर हैं क्योंकि वो आइडियलिस्ट हैं, राइट। आइडिया ऑफ स्टेट देखिए, चाणक्य का मानना था कि प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, यानी कि राष्ट्र हित की बात आएगी, राष्ट्र सुरक्षा की बात आएगी तो उसमें हर चीज जायज है। आपको नहीं लगता कि आज जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसमें हमें चाणक्यन इंसाइट्स दिखती हैं? बिल्कुल दिखती हैं। चाणक्य's आइडियाज ऑफ मंडल थियरी, ऑफ साप्तांग सिद्धांत आर वेरी मच विजिबल। एग्जाम्पल दूं आपको, एग्जाम्पल सुनिए। चाणक्य का साप्तांग सिद्धांत कहता है किसी भी स्टेट के 7 अंग होते हैं और 7 अंग का जो केंद्र है वो है राजा, यानी कि रूलर। चाणक्य कहते हैं अगर रूलर मजबूत है ना तो जनता मजबूत हो सकती है, पैसा आ सकता है, देश मजबूत देश आपके साथ खड़े हो सकते हैं, फोर्सेस मॉडर्नाइज हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है अगर राजा मजबूत है। तो आज के प्रेजेंट टाइम में हम कह सकते हैं अगर केंद्र में पूर्ण बहुमत है तो। रिलेट कर रहे होंगे आप। गांधी जी कह रहे हैं कि देखो स्टेट तो ठीक है बट द पॉइंट इज मैं स्टेट के पूरी तरह फेवर में नहीं हूं। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं गांधी जी, आप तो कह रहे हो कि ब्रिटिशर्स को बाहर भगाना है, देश में आजादी को लाना है। गांधी जी कह रहे हैं आजादी का मतलब केवल ब्रिटिशर को बाहर भगाना नहीं है। आप कहोगे गांधी जी अब ये ज्यादा गहरी बात हो रही है, व्हाट इज दिस, ब्रिटिशर को बाहर भगाना ही तो आजादी है। गांधी जी कह रहे नहीं, तुम मेरी बात को समझे नहीं हो, आते नहीं हो तुम साबरमती आश्रम में सुनने मेरी बात को, मेरी किताबें पढ़ते नहीं हो तुम। गांधी जी कह रहे थे कि एक्चुअली ट्रू फ्रीडम केवल ब्रिटिशर को बाहर भगाना, ब्रिटिशर्स को बाहर भगाना इज अ पॉलिटिकल फ्रीडम, उसके बाद हमें सोशो इकोनॉमिक फ्रीडम लानी पड़ेगी। अगर ब्रिटिश राज कर रहे थे और ग्राउंड पर जो जनता है, डिसएडवांटेजेस सेक्शन है, वो शोषण झेल रही है अपने ही देश के लोगों से या फिर ब्रिटिश ताकतों से, और अब ब्रिटिशर चले गए, अब भारतीय ही लोग लीड करने लगे, लेकिन अब भी अगर वो शोषण झेलते रहेंगे तो मुझे बताइए उनके लिए आजादी का कोई मतलब होगा क्या? नहीं। गांधी जी ने देश घुमा तो उन्होंने देखा कि अरे ऐसे ऐसे गांव हैं भारत में जहां पर दूर दूर तक फर्क ही नहीं पड़ता कि सरकार बदलती है, सरकार है कौन, कानून है कौन, पता ही नहीं। Those villages are run by social institutions, सामाजिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पंचायती राज विच टुडे बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि एक लीगल इंस्टीट्यूशन बन गया, उस समय वो एक सामाजिक संस्था ही तो थी और काफी कारगर थी। तो गांधी जी को विश्वास था अरे जहां तक हमारे कानून नहीं जा पा रहे, ये सामाजिक संस्थाएं वहां पर गांव की समस्याओं को सुलझा पा रही हैं। तो गांधी जी का विचार था कि यार यहां पर पहले ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा तभी जाकर आजादी आएगी। और मैंने आपको बताया कि गांधी जी वॉज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट, वो नई मीनिंग क्रिएट करते थे। गांधी जी ने कहा कि स्वराज का मतलब इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट होगा स्वराज। अब गांधी जी ने एक ऐसा आइडिया दे दिया जो नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी कह रहे हैं कि गांधी जी बात तो सब ठीक है, प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा लेकिन आपका आइडिया इंप्लीमेंट नहीं होगा। गांधी जी वॉज लाइक चाहत तो यही है, चाहत तो यही है। नाउ नेहरू जी एंड पटेल वर लाइक कि गांधी जी चाहत तो है आपकी, अच्छी बात है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसके अनुकूल नहीं है। आप कहोगे मतलब क्या है इसका? गांधी जी का कहना था प्रिजर्वेशन ऑफ सोल ऑफ सोशल फैब्रिक, यानी कि कल्चर। आप कहोगे अभी रिलेट नहीं हुआ सर, अभी होगा रिलेट। गांधी जी कह रहे हैं कि स्टेट इज इविल, यानी कि अगर कहीं पर सरकार मौजूद है तो उसका मतलब है कि जनता कमजोर है। आप कमजोर हैं अगर यहां पर मौजूद है। मतलब क्या है? यहां पर इस बात की गहराई को समझिएगा। गांधी जी का कहना था आपको सरकार की जरूरत इस वजह से पड़ती है क्योंकि जनता बिना सरकार के रहने में सक्षम नहीं है। यानी कि वो पुलिस स्टेट की बात कर रहे हैं
गांधी जी कह रहे हैं कि आप कानून तोड़ते हो, दूसरे का हक मारते हो, इस वजह से ऐसा ना हो तो आपको सरकार की जरूरत है। गांधी जी कह रहे हैं अब जब जो गांधी जी कह रहे हैं मेरा कहा हुआ जब स्वराज आ जाएगा तो इंडिविजुअल लेवल पर स्वराज होगा। व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों पर राज करेगा, ऐसा समाज जब इंद्रियों पर राज करेगा तो ऐसे में राज्य की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि राज्य हमेशा कुछ लोगों को पावर देता है, और जब कुछ लोगों को पावर मिलती है तो हमेशा वो लोग उसका मिसयूज करने की एबिलिटी रखते हैं, और मिसयूज होता है। तो गांधी जी कह रहे हैं एक ही इलाज है इसका, स्टेटलेस सोसाइटी। वो होगा गांधी जी का राम राज्य। अब जब गांधी जी ने ये बात करी तो मार्क्सिस्ट वर लाइक ओहो गांधी जी, मतलब गांधी जी फाइनली मार्क्स की बातों को मान रहे हैं। गांधी जी वाज लाइक तुम दूर हो जाओ, मार्क्स की बातों को नहीं मान रहा मैं। कारण मैं ये जरूर कह रहा हूं स्टेटलेस सोसाइटी, मैं ये जरूर कह रहा हूं, लेकिन बात समझो, मैं कह रहा हूं कि इंडिविजुअल लेवल पर स्वराज होगा, फिर विलेज लेवल पर स्वराज होगा। मार्क्सिस्ट वर लाइक यही तो मार्क्स कह गए गांधी जी, यही तो है कि एक स्टेटलेस सोसाइटी होगी, ये सरकारों की जरूरत ही नहीं है, वर्ल्ड में सरकारें खत्म हो जाएंगी। तो जब ये सारी डिस्कशन चल रही थी तो जो प्रैग्मेटिक लीडर्स थे इंडिया के, रियलिस्ट, मतलब आप सरदार पटेल का नाम ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा यार बात ठीक है नेहरू जी, गांधी जी की, बट पॉइंट इज बहुत आगे की बात है, यूटोपिया है, ये इतनी अच्छी बात है कि हकीकत से परे है। तो हम देखते हैं कि ये बातें चाणक्य में नहीं दिखती। चाणक्य इज अ क्लियर रियलिस्ट। चाणक्य कह रहे हैं स्टेट की जरूरत है भाई। चाणक्य इज अ रियलिस्ट। चाणक्य कहते हैं कि इंसान फितरत से धोखेबाज है, इंसान फितरत से एहसान फरामोश है। धोखेबाज एहसान फरामोश अगर इंसान है तो इंसान की प्रकृति ऐसी है। ध्यान दीजिएगा, रियलिस्ट चाणक्य ये नहीं कहते ऐसा गलत है, चाणक्य कहते हैं भाई ऐसा ही है इंसान, जब ऐसा ही है इंसान तो इसको ऐसे ही डील करना पड़ेगा, पावर चाहिए स्टेट के पास, राइट। तो चाणक्य अपने रूलर को कहते हैं कि स्टेट जरूरी है, तभी तुम पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर पाओगे। जबकि गांधी जी कहते हैं अगर स्टेट मौजूद है ना, यानी कि सोसाइटी तुम कमजोर हो, तुम इतने मजबूत नहीं हुए, तुम्हें अभी भी किसी मॉनिटर की जरूरत है, सेल्फ डिसिप्लिन बनो। तो गांधी जी वाज सेइंग सेल्फ डिसिप्लिन बनो, अपने अंदर की कमजोरियों को हटाओ, तब जाकर तुम जो है स्वराज लाओगे, ये गांधी जी का कहना था। तो यानी कि स्वराज आएगा तो इंटरनल वीकनेस जाएंगी सोसाइटी की, और तब जाके लोग सेल्फ कंट्रोल करेंगे। हालांकि गांधी जी की खुद की जो लाइफ थी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में गांधी जी कहते हैं वो एक्सपेरिमेंट थे रिगार्डिंग सेल्फ कंट्रोल। तो गांधी जी इज मोर कंसर्न अबाउट पीपल, ऐसा लगता है। क्यों? स्वराज में गांधी जी इंटरनल स्पिरिचुअल एक रिवोल्यूशन लाना चाहते थे। एंड चाणक्य वाज फोकसिंग ऑन स्टेट प्रिजर्वेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इन बातों पर चाणक्य के आइडियाज थे। चाणक्य कह रहे हैं किंग है नाभि, रूलर, इसको मजबूत करना पड़ेगा। और ये मजबूत तो आमात्य की हिम्मत नहीं है कि वो करप्ट हो जाए या वो वीक हो जाए। अगर वो वीक, किंग उसका सफाया कर देगा। फोर्ट मजबूत करने पड़ेंगे मॉडर्न टाइम में, जैसे मिलिट्री बेसिस को मजबूत करना पड़ेगा, मित्र मजबूत करने पड़ेगा। राजा मजबूत है ना तो वो स्ट्रांग मित्रों के साथ कनेक्ट होगा। मित्रों, समझ रहे हैं ना, मतलब जैसे कि मॉडर्न टाइम में ग्रुपिंग्स, राइट, जैसे क्वाड, राइट। बल, मिलिट्री स्ट्रेंथ जरूरी है। चाणक्य कह रहे हैं इसके बिना काम नहीं होगा भाई। तुम शांति का पाठ पढ़ाते रहो, अगर तुम वीक हो गए, शांति का पाठ पढ़ाते रहे, तो ये समझो ना कि तुम्हें तो वैसा होना पड़ेगा ना जैसी दुनिया की हकीकत है। कोश अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। पावर शेक्स हैंड विथ पावर। तो अगर तुम ताकतवर हो तभी तुम्हारे स्ट्रांग मित्र बनेंगे। तुम सोचते रहो नहीं हमें स्ट्रांग मित्र बनाने, कोई तुम्हें टाइम तक नहीं देगा। जनपद, जनपद का मतलब है जनता, जनता को स्ट्रांग करना पड़ेगा, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना पड़ेगा। दैट वाज साप्तांग, ये 7 अंग हैं, इनको मजबूत करना है। तो एक तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है, अब इसको अगर कनेक्ट करें गांधी जी से, गांधी जी वाज टॉकिंग अबाउट सर्वोदया। गांधी वाज मोर फोकस्ड ऑन नुएंसेस ऑफ जनपदा, यानी कि इसमें भी जो सबसे पीछे हैं उनका उत्थान करना जरूरी है, तभी सोसाइटी में हार्मनी आएगी। इकोनॉमिक स्वराज की बात करते हैं गांधी। गांधी कहते हैं कि अगर एक बड़ी जनता गरीबी में है तो ऐसे में शासन को कभी सफल नहीं कह सकते, भले कितनी मिलिट्री स्ट्रेंथ हो। वो कह रहे हैं कि बेसिक नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा और हमें ग्रीड के पीछे नहीं भागना, हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। कई जो गांधीयन है उनका मानना है कि दुनिया ने गलत ट्रैक पकड़ लिया है। अगर दुनिया का ट्रैक सही होता तो क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा इशू ना होता। उनका कहना है कि गांधी जी कहते थे कि कंज्यूमरिज्म इज गोइंग टू लीड टू मैडनेस। और आज काफी हद तक हम देख रहे हैं कि जो देश बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं
वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, पैसा बहुत आया है, गैजेट्स हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, लेकिन मैडनेस का एलिमेंट है। हम कह सकते हैं कि मेंटल इलनेस भी उन जगह ज्यादा है। तो यानी कि कनेक्शन तो है गांधी जी के व्यूज का, राइट। गांधी जी इकोनॉमिक स्वराज के लिए कह रहे हैं लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, जैसे लैंड रिफॉर्म्स में गांधी जी कह रहे हैं कि जो गरीब किसान है उस पर काम कर रहे हैं, और ब्रिटिशर्स की शोषित नीतियों के कारण पैसा और पावर इकट्ठी हो गई जमींदारों पर, कुछ तो करना पड़ेगा। कॉटेज इंडस्ट्रीज को रिवाइव करना पड़ेगा और खादी को प्रमोट करना पड़ेगा। यानी कि इन बारीकियों पर गांधी जी बात कर रहे थे। सोशल स्वराज की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि इनिशिएशन लेना पड़ेगा, जैसे जो सामाजिक कुरीतियां हैं, अनटचेबिलिटी, संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म, इनको हटाना पड़ेगा। तो गांधी जी यानी कि इन एस्पेक्ट्स पर देखें तो विजनरी लीडर लगते हैं, और चाणक्य इन एस्पेक्ट की जगह वहां हार्ड पावर पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट पर फोकस कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ये आइडियलिस्ट हैं और गांधी जी रियलिस्ट हैं। उनका मानना है चाणक्य का कि अगर स्टेट मजबूत, इकोनॉमिक पॉलिसीज आर स्ट्रांग, livelihood opportunities are created, trade is becoming easier, transparency is there, corruption is becoming less, तो ultimately prosperity will be there. That is their idea. यहां पर गांधी सर्वोदया की बात कर रहे हैं। गांधी जी कह रहे हैं कि अगर आप पैसे में किसी को इक्वल नहीं कर सकते, डिग्निटी में तो इक्वल कर सकते हो। तो एक सफाई कर्मचारी हो या फिर एक बैरिस्टर हो, दोनों की डिग्निटी सेम है। गांधी का कहना था इस वजह से जो भी आप काम करते हो, चाहे आप बैरिस्टर हो, लेकिन अपने समय, अपने दिन का कुछ समय आपको फिजिकल लेबर में गुजारना चाहिए, मतलब फिजिकल वर्क करो, जिससे आपको वैल्यू पता लगे कि जो किसान है उसने कितना फिजिकल वर्क किया होगा, जब जाकर आपके प्लेट में अनाज आ पाया है। अगर आप इस साफ सुथरे एनवायरमेंट में खड़े हो, जैसे मैं क्लास ले रहा हूं, आप बैठे हो, तो इसलिए आप आए क्योंकि किसी ने यहां पर फिजिकल वर्क करके इसे इसके अनुकूल बनाया है, जिससे कि हमारे अंदर उनके प्रति सम्मान की भावना आ सके। That equality in dignity is necessary for a society. वो ब्राइट लेबर कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने आपको कहा कि एवरी पर्सन शुड एक्चुअली डू सम फॉर्म ऑफ फिजिकल लेबर। गांधी जी खुद भी करते थे साफ सफाई, इधर उधर जो आश्रम का काम होता था। तो यानी कि वो जानते थे जो पेन है, जो हार्डशिप्स हैं फिजिकल वर्क में, अगर इसको हम करेंगे तब जाके वो ड्यू रेस्पेक्ट होगा। अब जरा डिफरेंस देखते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस, चाणक्य का कहना था मीन्स और एंड अलग अलग है। एंड मैटर करता है। अगर देश की सुरक्षा प्रायोरिटी है तो मीन्स थोड़ी ना देखेंगे, मीन्स कुछ भी हो, देश की सुरक्षा जरूरी है तो उसके लिए अगर कुछ लोग जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी कम्स एट अ कॉस्ट। तो कई बार जो सो कॉल्ड मोरालिटी उसको साइडलाइन करना पड़ेगा। दैट वाज चाणक्य। यानी कि एंड और मीन्स में मीन्स और एंड का कनेक्शन नहीं है। एंड मतलब जो आप चाहते हो ना अचीव करना, वो जरूरी है, तरीका मायने नहीं रखता। कई लोग इससे ना मिसकॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं चाणक्य को, और वो अपनी पर्सनल कि भाई हम कुछ भी गलत कर रहे हैं, देखो एंड ही तो मैटर करता है, चीटिंग करके पास हो जाएंगे। चाणक्य ने कहा था, चाणक्य अगर होते ना तो बताते आपको। चाणक्य कह रहे हैं कि भाई ये जो मैं कह रहा हूं ये नेशन के लिए कह रहा हूं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए कह रहा हूं। तो राजा जो है वो मीन्स को, किसी भी मीन्स को इस्तेमाल कर सकता है। अल्टीमेटली जो एंड है वो है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र का हित। केवल इसलिए इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, कॉमन लाइफ में नहीं, राइट। तो यानी कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स। अगर एंड अंत भला तो सब भला, राइट। नोबल इविल मीन्स इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। साम दाम दंड भेद, जिसका इस्तेमाल करना पड़े करो। और जैसे यहां पर चाणक्य कहते हैं, वह द्वैध नीति की बात करते हैं। मतलब ये रियलिस्ट थॉट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि promises made in past, बस promises which were made in past were compulsions of the past, and those promises words, if they are broken in present, they are necessity of present. यानी कि अगर भूतकाल में कुछ समय पहले कुछ वादे किए गए थे, किसी देश के साथ ट्रीटी की थी, तो उस समय की जरूरत थी, भाई ट्रीटी करनी थी। और आज अगर राष्ट्र हित में वो ट्रीटी तोड़ना जरूरी है तो वो ट्रीटी टूटेगी, क्योंकि वो आज की जरूरत है। तो इसमें नहीं पड़ना, जबान दी थी, ट्रीटी अब तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। अगेन मैं कह रहा हूं, आप अपनी लव लाइफ से जोड़ रहे हैं इसको। सर बिल्कुल ये तो कनेक्ट हो गई सर बात, बिल्कुल सर ऐसा ही तो है। पास्ट में वादा था, उस समय की जरूरत थी सर, प्रेजेंट में सर वादा टूट गया, इस समय की जरूरत थी सर। हम तो सर चाणक्य को समझते हैं। अरे चाणक्य ये देश को चलाने के लिए कह रहे हैं,
राइट, साम दाम दंड भेद देश को चलाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन गांधी जी कहते थे कि अगर एंड और मीन सेपरेट हो गए तो इससे करप्शन होगा, इससे क्राइसिस आएगा। गांधी जी कहते थे कि आप शुद्ध तरीकों का इस्तेमाल करो, अच्छे तरीकों का इस्तेमाल करो, एंड खुद में खुद सेटल हो जाएंगे। गांधी जी कहते थे अगर आपने ये गैप दे दिया ना तो इसका मिसयूज होगा। अब लोग कहेंगे कि एंड देखना, मीन्स हमें कुछ भी इस्तेमाल करने दो, और इससे एक्सप्लॉयटेशन होगा, सप्रेशन होगा, राइट। तो गांधी जी कहते थे प्योरिटी ऑफ मीन्स। वो अपनी बुक हिंद स्वराज में कहते हैं इट वुड बी इलॉजिकल टू एक्सपेक्ट रोज फ्लावर्स, यानी कि अगर बीज आप बबूल का भेज रहे हो और गुलाब सोचो तो वैसा नहीं होगा। ये गांधी जी का आइडिया था। अब जरा फॉरेन पॉलिसी पर आते हैं। ये आप जो देख रहे हो यह है मंडल सिद्धांत का उदाहरण। यहां पर देखिए विजिगीषु, और आपको देखिएगा कि चाणक्य ने एंशिएंट टाइम में जो कहा था वो आज बिल्कुल सही है। आज जो इंडिया की स्ट्रेटजी है, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी, वो एक्चुअली इस पर बेस्ड है। चाणक्य कहते हैं कि विजिगीषु, तुम्हारा जो पड़ोसी है उसके साथ बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारे रहते हैं। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट हमारा पड़ोसी, चाइना के साथ बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट हमारा पड़ोसी। तुम्हारे पड़ोसी का जो पड़ोसी है वो तुम्हारा दोस्त होगा, उससे दोस्ती करो। अब चाइना का पड़ोसी कौन? जापान। जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस कहां है? क्वाड में है। पाकिस्तान का पड़ोसी कौन? अफगानिस्तान। इस वजह से अफगानिस्तान में जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसके साथ हमारे संबंध अच्छे थे। और अगर अब तालिबान आ गया तो तालिबान भी चाहता है कि भाई हम वहां पर इन्वेस्टमेंट जारी रखें, और इंडिया ने सारे चैनल ब्लॉक थोड़ा ना करें हैं। यानी कि अफगानिस्तान क्रिटिकल है हमारे लिए, वो लोकेशन क्रिटिकल है हमारे पास, हमारे लिए पाकिस्तान पर प्रेशर बनाए रखने के लिए, अगर पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करता है। तो यानी कि पड़ोसी आपका दुश्मन है, इसको अरी कह रहे हैं अर्थशास्त्र में, ऐसा लिखा हुआ है। और उसका पड़ोसी मित्र है, मित्र, और फिर उसके पीछे अरिमित्र। तो कहने का मतलब है जियोपॉलिटिक्स की एक ऐसी इंसाइट जो आज तक लागू है, राइट। यहां पर वो कहते हैं कि ये समझ लीजिए कि अगर कोई देश, आप सोच रहे हो कि अब बिल्कुल शांति हो गई है, शांति नहीं हुई है, वो युद्ध की प्रिपरेशन कर रहा है। वो कह रहे हैं कि फॉरएवर वॉर, यानी कि या तो कोई युद्ध की तैयारी कर रहा है या युद्ध पर है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं, चाणक्य कह रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट बनना पड़ेगा तुम्हें। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब है कि समझ लो कि फॉरएवर वॉर इज द रियलिटी। यानी कि आज भी अगर मैं आपको मॉडर्न टाइम की फॉरेन पॉलिसी की बात करूं तो एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, सिक्योरिटी डिलेमा। यानी कि हर समय पर दुनिया में एक सिक्योरिटी डिलेमा बना हुआ, और इसी वजह से ताकतें, चाहे यूनाइटेड नेशंस वहां पर मौजूद है, कह रहा है हम पीस के लिए खड़े हैं, लेकिन कोई यूएन के भरोसे क्या हथियार पर फोकस नहीं करता? करते हैं ना देश। अगर उसको पता है कि यार बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट है तो हथियार पर फोकस करते हैं। अरे जो लोग हथियार पर इतना फोकस नहीं करते थे, जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस देखा तो अब हथियारों पर फोकस करने लगे कि नहीं करने लगे? फॉर एग्जाम्पल फिनलैंड, स्वीडन, ये देश अब हथियारों को ज्यादा खरीद रहे हैं। यानी कि वॉर के सर्कमस्टेंसेस हमेशा बने रहते हैं, ये हकीकत है, क्योंकि हमेशा इनसिक्योरिटी बनी हो रहेगी, तो आपको अपनी पावर को एक्सपेंड करना होगा। एक बुक है गांधी ऑन वॉर एंड पीस, रश्मि सुधापुरी इसमें लिखती हैं, लुक्ड अपॉन द प्रॉब्लम ऑफ वॉर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि जो आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है वो वॉर है। तो एक तरफ चाणक्य कहते हैं वॉर तो हकीकत है भाई, वॉर पे अगर तुमने नहीं जाने की सोची तो तुम्हें कोई वॉर में सब्जुगेट करेगा। तो ताकत इतनी बढ़ा लो कि कोई तुम पर वॉर करने से पहले 10 बार सोचिए। इसको हम कहते हैं मॉडर्न टाइम में डेटरेंस। ये आइडिया दे रहे थे चाणक्य। गांधी कह रहे हैं कि वॉर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वॉर से तुम, मतलब अगर दूसरे पर वॉर करके तुम अपने आप को सिक्योर करने का सोचो तो वो ठीक नहीं होगा। दैट इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर योर नेशन, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। गांधी कह रहे हैं शांति से ही समृद्धि है। गांधी कह रहे हैं ये जो जस्ट और अनजस्ट वॉर की परिकल्पना है, मैं इसको भी रिजेक्ट करता हूं। कई देश कहते हैं ये वॉर जरूरी था ना, इस वजह से करना पड़ा, ये अनजस्ट था, ये नहीं होना चाहिए था। गांधी कह रहे हैं वॉर होता है, यानी कि अल्टीमेटली हमें वॉर से दूर जाना होगा। आप कहेंगे गांधी जी हम क्यों सुने आपकी बात? गांधी जी कह रहे हैं जरा सुनो बात को, मैं इसका लॉजिक देता हूं, और आपको पता है गांधी जी लॉजिक बहुत अच्छे देते हैं। सुनिए, गांधी जी आपसे कह रहे हैं ये बताओ तुम एनिमल हो कि ह्यूमन हो? अरे आपसे पूछ रहे हैं भाई, आप बताइए कमेंट में, एनिमल है कि ह्यूमन है? आप कहेंगे गांधी जी इतनी बात तो क्लियर है, देखो सर ह्यूमन है हम। गांधी ने कहा अच्छा ह्यूमन हो, क्या प्रूफ है? आप कहोगे प्रूफ गांधी जी, तो मैं बता रहा हूं आपके बिहाफ पे। गांधी जी कह रहे हैं कि देखो तुम ह्यूमन हो, इस बात से पता लगता है कि यू आर रेशनल।
यानी कि तुम तार्किक हो। क्या वो रेशनल चॉइस एनिमल के पास है? एनिमल के पास नहीं है रेशनल चॉइस। यानी कि एनिमल की जो अपनी इंस्टिंक्ट है वो उससे बंधा हुआ है, वो बाइंड है। लेकिन मुझे बताइए, क्योंकि हम रेशनल हैं, हम क्रिएटिव हैं। वी आर नॉट बाउंड, वी आर नॉट बाउंड, राइट। तो आप कहोगे ठीक है सर गांधी जी ये तो पता लग गया, लेकिन इससे वो हम कन्विंस नहीं हुए, वो और तो हमें अब भी जरूरी लग रहा है। फिर गांधी जी कह रहे हैं देखो अब तुम्हें ये पता लग गया ना कि तुम तो एक तो बंधे नहीं हुए वायलेंस से, तो वायलेंस इज नॉट अ अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है। तुम्हारे पास हमेशा मौका है कुछ नए सॉल्यूशन खोजने का। अगर दुनिया वॉर में एंगेज है तो समझ लो कि दुनिया अभी भी, ह्यूमैनिटी बहुत पीछे है, प्रोग्रेस नहीं कर पाई, अब तक वॉर में एंगेज कर रहे हैं। बताओ कहाँ अर्ली मैन आपस में लड़ते झगड़ते थे, आज जो है नेशन बनाकर आपस में लड़ते झगड़ रहे हो। बस तुमने कुछ मॉडर्नाइज किया है ग्रुपिंग को, ज्यादा कुछ अचीव करा नहीं है तुमने। गांधी जी का आप कह रहे हो सर आत्मा को झकझोर दिया गांधी जी आपने। गांधी जी कह रहे हैं सुनो आगे की बात, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारी लाइफ का? आप कहोगे हमें ही नहीं पता गांधी जी। तो गांधी जी कह रहे हैं सच को पाना है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, ट्रुथ। आप कह रहे हो सर ये तो बात समझ में आ रही है, गांधी ट्रुथ को तो पाना है। गांधी जी कह रहे हैं ट्रुथ का रास्ता है मतलब गॉड, जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया, जिसने इस सारे प्रिंसिपल्स को बनाया, कैसे दुनिया चल रही है, अल्टीमेटली उसको पाना, उसके रास्ते पर चलना, यही है जीवन का ऑब्जेक्टिव, है ना। अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, राइट। अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मींस गॉड को पाना। और गांधी कहते हैं कि जो तुम्हारी लाइफ है ये लाइन है और इस पे ये हैं तुम्हारे स्टेप्स। गांधी कहते हैं कि जो वायलेंस है ना वो एनिमल वर्ल्ड का वर्ड है, क्योंकि ये इनकी इंस्टिंक्ट है, बेसिक इंस्टिंक्ट है। नेचर ने ऐसा बनाया कि इनको वायलेंट बनाया एनिमल्स को, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स दे आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन जो ह्यूमन है दे आर नॉट बाउंड बाय दिस वायलेंट इंस्टिंक्ट, क्योंकि ह्यूमन रेस सुपीरियर रेस है, किसी बड़े काम के लिए बनी है। तो अगर आपको गॉड के रास्ते पर जाना है तो मुझे बताइए सैटन के रास्ते जाएंगे क्या, शैतान के रास्ते जाएंगे क्या? क्योंकि शैतान का रास्ता है वायलेंस का रास्ता। गांधी का कहना है जब आप वायलेंस यूज करते हो तो आप अपने अंदर कुछ बदल देते हो, अपने अंदर बदल देते हो, दूसरे के साथ जो करते हो अपने अंदर एक परमानेंट शिफ्ट ले आते हो। गांधी कहते थे कि अगर वायलेंस के थ्रू आपने ओवरथ्रो कर भी दिया ना ब्रिटिशर्स को, तो खून मुंह लग जाएगा एक तरीके से जनता को पता लग जाएगा कि पावर में आने का तरीका है वायलेंस। और भले ही आज भारत के शासन, भारत के ही लोग चलाने लग जाएं, लेकिन क्या गारंटी है कि स्टेबल रहेगा? आने वाले समय में हो सकता है कहीं और लोग ग्रुप बना ले और फिर वो रेबेलियन कर दें, वायलेंस का इस्तेमाल करें और फिर तख्ता पलट हो जाए। तो तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए या फिर क्विक एक विन चाहिए ओवर ब्रिटिशर्स? तो आप कहोगे सर स्टेबिलिटी चाहिए। तो गांधी जी ने कहा इसके लिए पेशेंस लेना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि अल्टीमेटली वायलेंस का रास्ता शैतान का रास्ता है। अगर आपको यहां पहुंचना है तो आपको ट्रुथ के रास्ते जाना पड़ेगा, और ट्रुथ का रास्ता क्या है? नॉन वायलेंस का रास्ता है। और गांधी कह रहे हैं कि नॉन वायलेंस इज नॉट इनएक्टिविटी। नॉन वायलेंस का मतलब ये नहीं कि यार मैं अहिंसावादी हूं तो मतलब मुझे किसी के साथ बुरा नहीं करना जी, मैं किसी को हार्म नहीं करूंगा जी। गांधी कह रहे हैं कि मैं पॉजिटिव नॉन वायलेंस की बात कर रहा हूं। पॉजिटिव नॉन वायलेंस का मतलब है यू हैव टू स्प्रेड गुडनेस। इट्स नॉट लाइक यार मैं ना तो बुरा देखता हूं, ना बुरा सुनता हूं, ना बुरा करता हूं, ना ही मैं किससे प्यार करता हूं, मेरी तरफ से कुछ भी होता रहे। गांधी कह रहे हैं ये क्या बात कर रहे हो तुम? गांधी जी कह रहे हैं कि यू हैव टू बी लविंग, you have to express your love in your actions. That's how society is going to bloom. और तभी सोसाइटी में वो राम राज्य है, वो स्वर्ग जैसी स्थिति बनेगी जहां पर खुशी होगी, हार्मनी आएगी। समझ रहे हैं ना? तो दिस इज व्हाट गांधी वाज सेइंग, राइट। तो मुझे लग रहा है कि अब ये बात आपको क्लियर हो रही होगी कि अगर वायलेंस किया तो अपने अंदर एक शिफ्ट लाओगे वायलेंस की वजह से, और जो अब एनिमल जो इंस्टिंक्ट है, तुम एनिमल किंगडम की तरफ चले जाओगे। ह्यूमन सुपीरियर, क्रिएटिव एक तरीके से। गांधी वाज नॉट यूजिंग द वर्ड सुपीरियर, गांधी वाज सेइंग कि वी आर डिस्टिंक्ट रेस, वी हैव टू रिकॉग्नाइज दिस वे, राइट। सो गांधी जी कंसिडर्ड नेशनलिज्म एसेंशियल है इंटरनेशनलिज्म के लिए, लेकिन गांधी जी कहते थे कि सेल्फ सफिशिएंसी इज द वे, यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करो। अब इस बात पर तो भाई जो चाणक्य हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई सेल्फ सफिशिएंसी इज नेसेसरी। जैसे कि आज के समय में हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए मतलब जो गांधी जी का तरीका था वो था कि आप खादी को अपनाओ, आप जो मशीनरी है इंडस्ट्रियलाइजेशन उसके रास्ते पर मत जाओ। तो एंशिएंट टाइम में, अब चाणक्य इस पर बात क्या करते थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था नहीं, बट चाणक्य वाज प्रो ट्रेड,
गांधी अपोज वॉर, कहते हैं कि ये तो ह्यूमन काइंड को डिक्लाइन करने वाली बात है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो, जैसे मैंने आपको कनेक्ट किया ना, जैसे आज यूक्रेन, जापान, तो जब ये जो कंडीशनैलिटीज़ हैं आज जो हम देख रहे हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है दुनिया पर। तो ऐसा लग रहा है कि जो गांधी जी का कहना था कि एक तरीके से ह्यूमैनिटी रॉन्ग ट्रैक पर है। अगर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स अगर जस्टिफाई कर रहे हो किसी तरह का वॉर, तो समझ लेना कि दुनिया में भी कुछ गलत है। ऐसा मत समझना कि ये लोग बहुत ऊपर वाले पदों पर हैं तो इसका मतलब है कि आपसे हमसे कुछ ज़्यादा समझदार लोग हैं। हो सकता है आज वो इस पदों पर हैं, कल कोई और हो, है कि नहीं? इतिहास बदलता है। बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि नई रास्ता दिखाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम सस्टेन कर रही हैं तो वर्ल्ड नीड्स न्यू विजन, वर्ल्ड नीड्स न्यू एक्शन, राइट? बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। यानी कि अब हम अगर दोनों के आपके बारे में, अब आपके अंदर एक राय बन गई होगी दोनों के बारे में। लेकिन अब एक बात सुनिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट थे, कारण चाणक्य की लेगेसी और गांधी की लेगेसी दोनों भारत में जीवंत है। नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी भारत की स्ट्रेटजी चाइना को काउंटर कर रही है, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना यूज कर रहा है। तो हमारी सुरक्षा जरूरी है, तो उसके लिए चाणक्य की स्ट्रेटजी जरूरी है, मंडल सिद्धांत जरूरी है, आत्मनिर्भरता जरूरी है, जो गांधी जी का स्वराज है वो भी जरूरी है। क्योंकि हम अपने आप को डेवलप करेंगे तो डिपेंडेंस दूसरे पर रिड्यूस होगी। हमें लगता है कि देयर इज अ कोइंसिडेंस कि दुनिया, मतलब उनका समय अलग था, जगह अलग था, लेकिन फिर भी दोनों में पैरेलल है। यानी कि आज भी जो सॉवरेन इंडिया है वो मेमोराइज करता है दोनों के सिंबल। आप कहेंगे दोनों के सिंबल कहां करता है? हम तो नोट पर गांधी जी को देखते हैं, गांधी जी को देखते हैं, आप ये नहीं देखते। आप अशोक स्तंभ जो हमारा नेशनल एम्बलम है, कौन सी डायनेस्टी से कनेक्टेड है? मौर्यन से कनेक्टेड है। मौर्यन का रूट कौन था? चाणक्य थे। तो आप चाणक्य को भी देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। आप कहोगे सर आज तो हम यूपीआई कर रहे हैं। यूपीआई कर रहे हो, नोट तो है ही भाई। और गांधी जी, राइट, दोनों हैं, राइट, दोनों की प्रोफाइल प्रेजेंट है हमारी नेशनल करेंसी पे। यानी कि दोनों इंपॉर्टेंट हैं हमारी हिस्ट्री में, हमारी कॉन्शियसनेस में। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से एक इतने समय पहले किसी ने कुछ बात कही और आज 2000 साल के बाद हम उस पर बात कर रहे हैं। गांधी जी के जाने के बाद आज हम उस पर बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन हिस्ट्री एक्चुअली फ्लोज विद अ कंटेंट, मतलब कि कहानियां, विचार, अगर वो जितने ज़्यादा एनरिच्ड होंगे वो उतने ज़्यादा स्प्रेड होंगे। जैसे कि इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे मुद्दों पर बात की, आपका माइंड नरिश हुआ होगा, तो ये वीडियो रहेगी और ये वीडियो सर्कुलेट भी होती रहेगी। पीपल आर गोइंग टू गेट अवेयर कि क्या कॉमन था, क्या डिफरेंट था, क्या चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। आपका क्या व्यू है आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं भी सभी कमेंट्स को पढ़ूंगा। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं इफ़ यू फाइंड इट वर्थ इट। ये एक क्वेश्चन है यहाँ पर, यूपीएससी पूछ सकती है मेंस में। मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आप कंफर्टेबल होंगे इसको आंसर करने में। आखिरी में, जय हिंद।